चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। माननीय सदस्यगण ने 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। मैंने कहा है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, कोई भी दल हो वो संक्षेप में अपनी बात रखें और प्रयास ये करना चाहिए कि मैं नोटिस आप सबने दिया है, नोटिस पे सबका अधिकार बनता है, लेकिन जब मैंने एक व्यवस्था दे दी है और पूर्व में भी ये व्यवस्था है, मैंने आपको बता दी है कि पूर्व में भी ये व्यवस्था परंपरा रही है और मैंने आपको हवाला भी दे दिया है कि कब कब ये हुआ है। आप चाहे तो दोबारा उसको निकाल सकते हैं। इसलिए एक दल से एक व्यक्ति बोले, संक्षिप्त में अपनी बात को कह दें। आप दादा इतनी आपको पार्टी ने चुप 1 मिनट रहिए ना, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अभी बुलाते हैं, अभी बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं। अभी मैं रूलिंग दे रहा हूँ, अभी प्लीज आप बैठिए। आप भी रूल की किताब बैठे हो तो मैं भी रूल की किताब लेके बैठा हूँ। अभी मैं बताता हूँ इस विषय पर। पहले हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ, आप बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए। इटी मोहम्मद बशीर जी, ओके, इटी मोहम्मद प्लीज।
E.T. मोहम्मद बशीर हाँ सर E.T. मोहम्मद बशीर जी समझ दिया आप। प्रेमचंदन जी क्लियर कर दिया सबको। चलो E.T. मोहम्मद बशीर जी, सर बेटे सर आप समझा दिया करो सबको। E.T. मोहम्मद सर। बशीर जी। Sir, I express my very strong opposition for the very presentation of this bill because of the pertinent reason. Number one, this is really an attack on the democracy and constitution and federalism of India. Sir, this amendment is implemented in some state will have tenure for less than 3 years even, which is against the vision mandate of the voters of this country. Sir, if this proposal is implemented in a way, its significance of the local issue will be undermined. That is another thing I want to point out. Because of this pertinent reason, I vehemently oppose this. श्री अनिल देसाई। Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to oppose this introduction of the bill. Sir, Republic of India is a union of states. By introducing or while considering this bill, it will be a direct attack on the federalism. It will be a sort of undermining the entity of states. So basic idea of the bill, introducing the bill, is to that expenditure which goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously, but in different phases. And it is another reason which is being given that election code of conduct which comes into operation during elections halts the developing process of the states, and that affects the country as a whole. Sir, here my basic opposition is, as I said, that legislative competence of the states should not be undermined. It's a federalism which is being practiced, and that is the reason why I'm opposing. Only one thing I would say, that even Election Commission of India's competence itself should be checked. Election commissioners should come by way of elections. They should come with the go through the election process and get